अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट, आज का हमारा वीडियो लेक्चर है एसोफेगियल एट्रेजिया और ट्रेकियो एसोफेजियल फिस्टुला, जो कि हमारे पास बर्थ डिफेक्ट हैं छोटे बच्चों में जो होते हैं। और ये पीडियाट्रिक हेल्थ नर्सिंग 5th सेमेस्टर का यूनिट नंबर 3 का सेकंड पार्ट है। इस यूनिट के फर्स्ट पार्ट में जो है हमने एक और डिफेक्ट पढ़ा था जो कि मेरे चैनल पे मौजूद है, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया है, तो वहीं से जाके आप यूनिट नंबर 3 का पार्ट फर्स्ट भी पढ़ सकते हैं। अब हम पढ़ेंगे एसोफेगियल एट्रेजिया। देखो, एसोफेगियल एट्रेजिया हमारे पास एक बर्थ डिफेक्ट है जिसमें जो बच्चे का एसोफेगस होता है, नॉर्मली एसोफेगस कनेक्ट होता है स्टोमक के साथ, लेकिन इस डिफेक्ट में ऐसा होता है जो एसोफेगस होता है वो कनेक्ट नहीं होता स्टोमक के साथ, बल्कि वो ब्लाइंडली ब्लॉक होता है। उसको कहते हैं एसोफेगियल एट्रेजिया। और ट्रिकियो एसोफेगियल फिस्टुला, जब भी आप फिस्टुला का वर्ड सुनेंगे, इसका मतलब होता है कि कहीं हमारे पास दो चीजों का जो कनेक्शन होता है, इसको कहते हैं फिस्टुला। जिस तरह हमारे पास किडनी पेशेंट में डायलिसिस करते हैं तो वहां पे भी फिस्टुला बनाया जाता है। ये डिफेक्ट हमारे पास इस तरह होते हैं कि इसमें जो ट्रेकियल ट्यूब है, जिसके एयरवे ट्यूब है जो हमारे पास, और जो एसोफेगस ट्यूब है, एसोफेगियल ट्यूब है जो कि माउथ को मिलाता है स्टोमक के साथ, तो ये दूसरे आपस में कनेक्ट होते हैं। सही है। तो जब ये आपस में कनेक्ट होंगे तो आपके पास जो फ्लूइड होगा, खाने की चीज़ें या पीने की चीज़ें जो हमारे पास होगी वो लंग्स में जाएगी, जो कि प्रॉब्लम क्रिएट करेगी। तो आज के लेक्चर में ये दोनों हम एक्सप्लेनेशन के साथ पढ़ेंगे। इसके साइन सिम्टम कौन से होते हैं, इसकी ट्रीटमेंट हमारे पास क्या है, और इसके हमारे पास जो 4 मेन इंपॉर्टेंट पार्ट्स टाइप्स हैं, तो वो भी आज की वीडियो लेक्चर में हम एक्सप्लेन करेंगे। इसके साथ इस यूनिट के जो इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज हैं जो आपके पास एग्जाम में आ सकते हैं, तो उसको भी हम मेंशन करेंगे। सबसे पहले हमारे पास है डिफिनीशन है ट्रिकियो एसोफेगियल फिस्टुला की। इट इज अ रेयर मालफॉर्मेशन दैट आर बिलीव्ड टू रिजल्ट फ्रॉम फेल्ड सेपरेशन ऑफ एसोफेगस एंड ट्रिकिया बाय अ सेप्टम दैट फॉर्म बाय द 4th वीक ऑफ गेस्टेशन। तो 4th वीक ऑफ गेस्टेशन जब हमारे पास बच्चे की डेवलपमेंट होती है फीटस में, तो उसमें क्या होते हैं कि 4th वीक गेस्टेशन पीरियड में एक सेप्टम बनता है जो ट्रेकिया और एसोफेगस को एक दूसरे से सेपरेट करता है। लेकिन जो हमारे पास इस तरह के बच्चे होते हैं जिसमें ट्रिको एसोफेगियल फिस्टुला वाले प्रॉब्लम होते हैं, तो उसमें ये सेप्टम नहीं बनता, और जब ये सेप्टम नहीं बनता तो फिर उसका ट्रेकिया और एसोफेगस एक दूसरे के साथ कनेक्शन में होता है, जिसके थ्रू आपका एयर जो है वो स्टोमक में जाएगी, और जो खाने पीने की चीजें हैं वो लंग्स में जाती हैं और प्रॉब्लम क्रिएट करती हैं। These defects occur as separate entity or in combination. They have a fatal outcome without early diagnosis and treatment. और इसमें क्या होते हैं कि ये जो हमने स्टार्ट में भी आपको डिसऑर्डर बता दिया कि हमारे पास जो एसोफेगियल एट्रेजिया होते हैं उसमें एसोफेगस ब्लाइंडली ब्लॉक होता है, वो स्टोमक के साथ कनेक्ट नहीं होता। और जो ट्रिको एसोफेगियल फिस्टुला है उसमें ऐसा होता है कि आपका एसोफेगस और ट्रिकिया आपस में एक कनेक्ट होते हैं। तो कहते हैं कि या ये दो डिसऑर्डर एक दूसरे से सेपरेट भी हो सकते हैं, मतलब किसी बच्चे में सिर्फ एक डिसऑर्डर होगा, या उसे एसोफेगियल एट्रेजिया होगा कि उसका एसोफेगस ब्लॉक होगा, या उसका ट्रिकिया और एसोफेगस आपस में इंटरकनेक्टेड होंगे, या ये एक अलग भी ये डिसऑर्डर हो सकते हैं कि बच्चे में सिर्फ एक डिसऑर्डर हो, या दोनों एट अ टाइम एक बच्चे में हो सकते हैं। और अगर इसकी अर्ली डायग्नोस भी इसकी ट्रीटमेंट ना की जाए तो ये फिर हमारे पास फैटल होता है। क्यों? देखो, जब हमारे पास कोई फ्लूइड वगैरह लंग्स में चला जाए इस फिस्टुला की वजह से, तो फिर लंग्स में आपके पास एयरवे ब्लॉक हो जाता है, और जब एयरवे आपका ब्लॉक हो गया तो बच्चा फिर ब्रीथिंग नहीं कर सकता, और इससे फिर साइनोज हो जाता है, और उसके बाद बच्चे की डेथ भी हो सकती है। इटियोलॉजी कहते हैं काज, मतलब कि ये किस तरह होता है, इसकी इंसिडेंस क्या है। एसोफेगियल एट्रेजिया विद और विदाउट एन एसोसिएटेड ट्रेको एसोफेगियल फिस्टुला इज द मोस्ट कॉमन एसोफेगियल मालफॉर्मेशन। इट अकर इन 1:2000 और 1 to 5000 लाइव बर्थ।
कहते हैं कि हमारे पास जो एसोफेगियल एट्रीजिया हैं कि जितने भी बाई बर्थ एसोफेगस डिसऑर्डर हैं तो इसमें ये मेन और मोस्ट कॉमन एसोफेगियल मालफॉर्मेशन है। तो आपके पास एमसीक्यूज आ सकते हैं कि मोस्ट कॉमन एसोफेगियल मालफॉर्मेशन कौन सा है, तो फिर आपको पता होना चाहिए कि वो एसोफेगियल एट्रीजिया है। और इसकी जो हमारे पास इंसिडेंस है तो वो ये है कि अगर 2000 लाइव बच्चे 2000 पैदा होते हैं तो उसमें चांस है कि एक बच्चे को क्या हो, ये हमारे पास डिसऑर्डर हो, तो ये उसका इंसिडेंस जो है उन्होंने दिया हुआ है। इसके बाद देयर अपीयर टू बी एन इक्वल sex incidence but the birth weight of most affected infant is significantly lower than average and there is an unusually high incidence of prematurity in infant with esophageal atresia। कहते हैं कि ये हमारे पास जिस तरह हमने इससे पहले क्लिफ्ट लिप का पढ़ा था कि वो हमारे पास मेल में ज़्यादा होते हैं और क्लिफ्ट पैलेट जो है जो बर्थ डिफेक्ट है वो फीमेल में ज़्यादा होता है, फीमेल बच्चों में। लेकिन जो हमारे पास ये डिसऑर्डर हैं तो ये दोनों में इक्वल हो सकते हैं, मतलब दोनों में इंसिडेंस सेम रेट से है। और दूसरा क्या है कि इस तरह के जो बच्चे होते हैं तो उनका बर्थ वेट कम होता है। क्यों? देखो, एसोफेगस से अगर कोई खुराक उसके स्टोमक में नहीं जाती, बच्चा सही से खुराक नहीं लेता, तो जाहिर बात है कि उसका फिर हमारे पास वेट क्या होगा, वो कम होगा। और इस तरह बच्चे जो पैदा होते हैं तो बाई बर्थ भी उनका वेट क्या होते हैं, नॉर्मल से कम होता है। और इस तरह के बच्चे अक्सर प्री मेच्योर होते हैं, मतलब उनमें प्री मेच्योरिटी का इंसिडेंस ज़्यादा होते हैं, चूँकि फ्लूइड वगैरह ना सही मिलने की वजह से उसमें फिर ये प्रॉब्लम आते हैं। ये पिक्चर में जो है आपको नॉर्मल का दिखाया गया है कि देखो यहाँ पे आप देख लें कि ये हमारे पास जो एसोफेगस है तो इसमें यहाँ पे सेपरेशन है, ये स्टोमक के साथ कनेक्ट नहीं हुआ, इसे कहते हैं एसोफेगस फिस्टुला, सॉरी एसोफेगस एट्रीजिया कहते हैं। अब यहाँ पे 4 टाइप्स इन्होंने दिखाए हैं और इसको मैं पिक्चर के थ्रू आप लोगों को दिखाता हूँ। पहला हमारे पास है द प्रोक्सिमल एसोफेगियल सेगमेंट टर्मिनेट इनटू अ ब्लाइंड पाउच। यहाँ पे आप देख लें कि ये फर्स्ट में कि दो एसोफेगस जो है ये एक ब्लाइंड पाउच मतलब यहाँ पे ब्लॉक हुआ है। एसोफेगल ब्लाइंडली जो है वो क्या हो गए, खुद से ब्लॉक हुआ है, ट्रीका के साथ उसका कोई कनेक्शन नहीं होता। ये टाइप इसमें आपको दिखाए, देखो इसमें आप देख सकते हैं कि ये हमारे पास जो एसोफेगस है ये ब्लाइंडली ब्लॉक हुआ है, इसका ट्रीके के साथ तो कोई कनेक्शन नहीं है, बल्कि ये हमारे पास स्टोमक के साथ भी कनेक्ट नहीं है। सेकेंड टाइप हमारे पास कौन सा है, द डिस्टल सेगमेंट इज कनेक्टेड टू द ट्रीकिया बाय अ शॉर्ट फिस्टुला और टू अ नियर द बिफोरिकेशन डिवीजन। जब देखो यहाँ पे मैं आपको दिखा दूं कि हमारे पास जो एसोफेगस होता है तो उसके साथ ये जो टाइप आपको नजर आ रहे हैं, तो ट्रीका जो है ये एसोफेगस और ट्रीका एक दूसरे के साथ इंटर कनेक्शन में है, तो ये हमारे पास सेकंड टाइप्स इसका होते हैं। जिस तरह मैंने स्टार्ट में आपको बताया कि इसमें हमारे पास डिफरेंट टाइप्स के होते हैं, कभी कभार आपके पास एसोफेगस खुद से ब्लॉक होगा, कभी कभार आपके पास ट्रीका और एसोफेगस एक दूसरे के साथ कनेक्शन में होंगे, और तीसरा जो इसका टाइप्स है वो क्या है कि the second most common variety consists of a blind pouch at each end, widely separated and with no communication to the trachea। कहें कि हमारे पास जो एसोफेगस हैं वो ब्लाइंड पाउच के साथ ब्लॉक होता है, लेकिन उसकी क्या है, उसकी कम्युनिकेशन ट्रीकिया के साथ बिल्कुल नहीं होती। तो फिर इस कंडीशन में ऐसा होगा कि बच्चा वो ना खा सकेगा ना पी सकेगा, लेकिन उसके एसोफेगस से कोई भी कंटेंट उसकी ट्रीका में नहीं जाएगा, बल्कि उसके माउथ से जा सकता है, क्योंकि एसोफेगस अगर ब्लॉक है तो एसोफेगस से खुराक कहाँ पे जाएगा, तो फिर वो एयरवे में जा सकता है। एक्सट्रीमली रियल जो हमारे पास केस है, रेयर मतलब कम, वो ये है कि अ फिस्टुला फ्रॉम द ट्रीका टू द अपर एसोफेगल सेगमेंट और टू बोथ द अपर एंड लोअर सेगमेंट। यहाँ पे आप पिक्चर में देख लें कि ये ट्रीकिया जो हमारे पास है ये क्या है, देखो इसकी ये कनेक्शन, ये ऊपर से भी एसोफेगस के साथ कनेक्ट है और स्टमक की तरफ से जो एसोफेगस उसके साथ भी कनेक्शन में है ये, लेकिन ये हमारे पास इंतहाई रेयर केस है। द कंडीशन काज ओरल इनटेक टू इंटर द लंग्स आर लार्ज अमाउंट ऑफ एयर इनटू स्टोमक। तो जैसा कि मैंने आपको स्टार्ट में बता दिया कि अगर
बच्चे का एसोफेगस और ट्रीकिया एक दूसरे के साथ कनेक्शन में है, तो फिर आपके पास दो कंडीशन हो सकते हैं। या तो जो खाने पीने की चीज़ें मतलब वो फीडिंग लेता है, मिल्क वगैरह लेता है, वो लंग्स में जा सकता है, या जो ईयर वे है चूंकि वो स्टोमिक के साथ कनेक्शन में, तो ईयर वगैरह जो है वो उसके स्टोमिक में जा सकती हैं। तो दोनों जो है हमारे पास प्रॉब्लम है। अगर स्टोमिक में जाएगा ईयर तो फिर वहाँ पे वो फ्लैटुलेंस वगैरह काज करेगी, और अगर कोई मिल्क वगैरह उसके लंग्स में जाता है तो वहाँ पे क्या होगा, वहाँ पे उसे एस्पिरेशन नमूनिया होगी। एस्पिरेशन नमूनिया एंड सीवियर रिस्पिरेटरी डिस्ट्रेस विल डेवलप एंड डेथ विल अकर विदाउट सर्जिकल इंटरवेंशन। तो यही बात है कि अगर जब किसी भी वजह से अगर किसी पेशेंट का हमारे पास ईयर वे ब्लॉक हो जाते हैं तो फिर आपने जल्दी से जल्दी कोई क्या करनी होगी, इंटरवेंशन करनी होगी। क्यों? क्योंकि ज़्यादा टाइम तक अगर ईयर वे ब्लॉक हो तो उससे फिर उस पेशेंट की डेथ भी हो सकती है। अब हमारे पास साइन एंड सिम्टम है कि अगर ट्रिकोएसोफेजियल फिस्टुला या एसोफेगस एट्रीजिया के साथ बच्चे होते हैं तो उसमें कौन से साइन सिम्टम होते हैं? एक्सेसिव सिलाइवेशन एंड ड्रोलिंग। इस तरह के बच्चे जो होते हैं क्या होते हैं, उसको एक्सेसिव सिलाइवेशन आता है, सिलाइवा उसके मुंह से ड्रोल आउट करता है, उसके मुंह से बाहर की तरफ निकलता है, जो कि आप फिजिकली जो है उसको देख सकते हैं। इसके बाद 3 C's होंगे ट्रिकोएसोफेजियल फिस्टुला के। कफिंग होगी। क्यों? जब हमारे पास खाने की चीज़ें कोई भी जो क्या होते हैं खाने की चीज़ें जब एयरवे की तरफ जाते हैं तो बच्चा एकदम से कफ और चोकिंग स्टार्ट कर लेता है। चोकिंग जी सर पिक्चर में आपको दिखाई गए कि क्यों, क्योंकि उसकी ट्रेकिया और उसके एसोफेगस आपस में एक दूसरे के साथ इंटरकनेक्ट हैं। अगर कोई मिल्क वगैरह उसके ट्रिकिया में जाता है तो फिर बच्चे को क्या होगी, कफिंग होगी, उसको चॉकिंग होगी। तो इससे भी आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हाँ इसके कोई एसोफेगस या ट्रिकिया में कोई प्रॉब्लम है। और दूसरा साइनोस कब होता है कि जब हमारे पास एयरवे ब्लॉक हो जाए और हमारे बॉडी के पार्ट्स को ऑक्सीजन ना मिले, सही है, तो इससे फिर बच्चे में साइनोसिस आना शुरू हो जाती है। पहले पेरिफेरल साइनोसिस होती है, फिर सेंट्रल साइनोसिस आना शुरू हो जाती है। इसके बाद एपनिया होगी। एपनिया कहते हैं एब्सेंस ऑफ ब्रीथिंग, इंक्रीज रिस्पायरेटरी डिस्ट्रेस आफ्टर फीडिंग, एब्डोमिनल डिस्टेंशन। तो रिस्पायरेटरी डिस्ट्रेस क्यों होगा आफ्टर फीडिंग? कि अगर बच्चा फीडिंग लेता है और फीड जो मिल्क वगैरह वो उसके लंग्स में चला जाता है तो बच्चे को रिस्पायरेटरी डिस्ट्रेस भी हो सकते हैं, रिस्पायरेटरी प्रॉब्लम भी हो सकती है। और एब्डोमिनल डिस्टेंशन कब होगी? कि जब हमारे पास ईयर उसके स्टोमिक में चली जाए तो फिर ये उसके एब्डोमेन को डिस्टेंड कर लेती है, उसको जो है साइज उसका बड़ा हो जाता है। क्यों? क्योंकि हमारे पास जो ईयर वे थी वो ट्रेकिया लंग्स के बजाय ईयर हमारे पास कहाँ चला गया, स्टोमिक में। तो ये उसके साइन सिम्टम है। इसके बाद साइनोसिस इज यूजुअली रिजल्ट ऑफ लेरिंजोस्पाज्म caused by overflow of saliva into the larynx from the proximal esophageal। देखो अगर बच्चे का हमारे पास एसोफेगस ब्लॉक है तो जो उसका सिलाइवा है वो फिर कहाँ चला जाते हैं, वो ट्रिकिया और लेरिंजो ट्रिकिया और एयरवे में चला जाता है। तो जब वो एयरवे में चले जाता है तो फिर उसको कह रहे हो वो स्पाज्म सा बन जाता है, वो ब्लॉक सा हो जाते हैं। जब वो ब्लॉक हो जाता है तो फिर इस कंडीशन में ऑक्सीजन जो है बॉडी को नहीं मिलता, लंग्स की तरफ ऑक्सीजन नहीं जाता और लंग्स से CO2 बाहर से इसे नहीं निकल सकता और फिर बच्चे को क्या हो जाती है, साइनोस हो जाते हैं। तो फिर इस कंडीशन में हमने क्या करनी होगी, इस कंडीशन में हमने सक्शनिंग वगैरह करनी होती है। सक्शन के थ्रू क्या करते हैं वो जो सिलाइवा वगैरह का तो उसको एयरवे से बाहर निकालते ताकि बच्चे का क्या हो, ब्रीथिंग वगैरह जो है वो ओपन हो जाए, एयरवे उसका ओपन हो जाए। इट नॉर्मली क्लियर आफ्टर रिमूवल ऑफ सिक्रीशन फ्रॉम दी ओरोफेरेंक्स बाई सक्शनिंग के थ्रू जब आप जो है वो सेक्रेशन वगैरह को बाहर निकालते हैं फिर वो एयरवे ओपन हो जाते हैं। तो इस तरह के बच्चे का फिर आपने रेगुलर सक्शनिंग भी करनी होती है ताकि उसका एयरवे ओपन रहे। फ्रोथी सिलाइवा इन द माउथ एंड नोज ड्रोलिंग। क्या होते हैं कि इस तरह के बच्चे जो है सिलाइवा की अपनी एक अलग सी जो है स्मेल सी आती है और वो बच्चा ड्रोल करते हैं। ड्रोल मतलब कि जब ये सिलाइवा मुंह से बाहर आता है तो इससे फिर आपको पता चल सकता है कि इस बच्चे को हाँ इस तरह प्रॉब्लम है। कफिंग एंड चोकिंग होगी उसको फीडिंग के दौरान, क्योंकि फीडिंग के दौरान वो प्रेशर लगाएगा, जो मिल्क वगैरह होती है वो उसके लंग्स में जा सकते हैं। अनएक्सप्लेन साइनोसिस उसको हो सकती है, रिजर्जिटेशन एंड वोमिटिंग हो सकती है। ज़ाहिरी बात है कि उसका स्टोमिक जो है
उसका जो ऐसे फूड वगैरह जो है वो कहाँ पे, जब वो स्टमक के अलावा कहीं और जाते हैं, तो अगर वहाँ से जाते हैं तो रिजर्जिटेशन उसको होती है, वोमिटिंग हो सकती है उसकी, कि वो जो भी फीडिंग करते हैं वो उसको वापस बाहर निकाल ले। एब्डोमिनल डिस्टेंशन हो सकती है, इनएबिलिटी टू पास ओरोगैस्ट्रिक फीडिंग ट्यूब। देखो हमारे पास वो बच्चे जो खुद से फीड नहीं कर सकते, तो उसको फिर हम क्या करते हैं, उसको हम ओरोगैस्ट्रिक ट्यूब पास करते हैं, जिसके थ्रू हम ट्यूब डायरेक्ट उसके स्टमक में गया होता है, इसके थ्रू हम बच्चे को फीड देते हैं। लेकिन चूंकि उसका एसोफेगस ब्लॉक है, सही है, स्टमक की तो इसके साथ कनेक्शन नहीं है, तो फिर वो ट्यूब उसके वो जो है पास नहीं होगा। तो इससे भी फिर आपको पता चल सकते हैं कि हाँ इसके बच्चे के किस में, उसके एसोफेगस में कोई प्रॉब्लम है। इसके लिए जो मैनेजमेंट है, तो 3 मेन मैनेजमेंट इसके लिए। पहला क्या है, पहला है लाइगेशन। लाइगेशन क्या है कि इसमें अगर जो एसोफेगस है वो स्टमक के साथ कनेक्ट नहीं है, फिर उसको कनेक्ट करके बांध लिया जाता है, ये सर्जिकल प्रोसीजर है। दूसरा है एनास्टोमोसिस। एनास्टोमोसिस क्या है, इसमें ऐसा होता है कि यहाँ पे जो इसके डिक्शनरी मीनिंग है उसमें लिखा है कि हमारे पास जब देखो इस तरह 2 ट्यूब होते हैं, यहाँ पे कोई ट्यूब में कोई प्रॉब्लम है, सही है, ये ट्यूब है लेकिन यहाँ पे कोई प्रॉब्लम है यहाँ पे, तो क्या होते हैं कि इसमें ऐसा कर लेते हैं, यहाँ पे मैं फिर बनाऊँ कि ये ट्यूब हमारे पास है, सही है, तो इस ट्यूब में यहाँ पे कोई प्रॉब्लम आ गई है, ब्लॉक हो गई या कोई और प्रॉब्लम है, तो फिर सर्जिकल प्रोसीजर किस तरह करते हैं कि इस ट्यूब को यहाँ से काट दिया जाता है, दरमियान वाला हिस्सा इसका हटा दिया जाता है, और फिर क्या करते हैं उसको यहाँ से खींचकर और यहाँ से खींचकर उसको एक दूसरे के साथ मिला दिया जाता है, इसको कहते हैं एनास्टोमोसिस। ये हमारे पास सर्जिकल प्रोसीजर है। इसके बाद चेस्ट ट्यूब इंसर्शन भी होते हैं कि अगर कोई सिक्रीशन वगैरह चेस्ट में चला गया है, लंग्स में चला गया है, तो फिर क्या होते हैं वो ट्यूब के थ्रू उस सिक्रीशन को बाहर निकालते हैं ताकि उसके लंग्स क्या हो, क्लियर रहे। तो ये मैनेजमेंट है सर्जिकल इस तरह के पेशेंट के लिए। इसके बाद डायग्नोस्टिक एवेल्युएशन। डायग्नोस्टिक एवेल्युएशन की आप जो है बच्चे की इसको किस तरह डायग्नोस करेंगे, जिसके थ्रू आपको पता चल जाता है कि ये किस टाइप का है और किस हद तक है। द डायग्नोसिस इज एस्टेब्लिश ऑन द बेसिस ऑफ क्लिनिकल साइन एंड सिम्टम। द एग्जैक्ट टाइप ऑफ एनोमली इज डिटरमाइंड बाई रेडियोग्राफिक स्टडीज। देखो जिस तरह हमने क्लिनिकल साइन सिम्टम का है कि उसके ड्राउलिंग होगी, ओजी ट्यूब जो है उसका ओरोगैस्ट्रिक ट्यूब उसका पास नहीं होगा, इस तरह बच्चे का फीडिंग के बाद वो साइनोस हो गया, तो इससे भी आप जो है क्या कर सकते हैं, मालूम कर सकते हैं कि हाँ इस बच्चे को क्या प्रॉब्लम है। लेकिन एग्जैक्ट टाइप मालूम करना, उसके लिए फिर आप क्या करेंगे, उसके लिए फिर आप रेडियोलॉजिकल वगैरह मेथड जो हैं वो यूज करेंगे। उसमें पहला है रेडियो ओपेक कैथेटर। रेडियो ओपेक कैथेटर इज इंसर्टेड इनटू द हाइपोफैरिंक्स एंड एडवांस अंटिल इट इनकाउंटर एन ऑब्स्ट्रक्शन। इसमें क्या होते हैं, इसमें रेडियो ओपेक कैथेटर इंसर्ट किया जाता है और उसको आगे की तरफ लेकर जाते हैं, जब वो स्टॉप हो जाए, सही है, उसको फेरेंक्स में लेकर जाते हैं, जब जहां तक वो स्टॉप होगा, इसका मतलब ये होगा कि उसके बाद उस जगह के बाद हमारे पास क्या है, ब्लॉक लगा हुआ है, उस जगह हमारे पास क्या है, फिस्टुला, या उस जगह हमारे पास क्या है, एट्रीजिया बना हुआ है, पाउच बना हुआ है। इसके बाद एसोफेगस हमारे पास ब्लॉक है, इसके बाद हमारे पास एयरवे या फेरेंक्स वगैरह वो ब्लॉक है। तो एक तो ये चीज़ है जिसके थ्रू आप ये डायग्नोज कर सकते हैं कि ये ब्लॉक हमारे पास किस पोजीशन पे है, जो कि डिपेंड करता है उसका ट्यूब कैथेटर के लेंथ पे। जितनी लेंथ तक उसके अंदर जाएगा उसका मतलब होगा इस हद तक ओपन है, इसके बाद ब्लॉक लगा हुआ है। इसके बाद चेस्ट एक्सरे भी हम करते हैं। चेस्ट एक्सरे डिटरमाइन एसोफेगियल पेटेंसी आर द प्रेजेंस एंड लेवल ऑफ ब्लाइंड पाउच। क्या है कि अगर उसका एसोफेगस कितना पेटेंट है, मतलब उसमें ओपनिंग वो जो है पेटेंट, मतलब कि वो उसमें कहीं पे ब्लॉक है या नहीं है। अगर नहीं है तो फिर भी पता चल जाता है चेस्ट एक्सरे से। अगर है वहाँ पे तो वो किस लेवल पे है, कहाँ पे है हमारे पास वो ब्लाइंड पाउच, तो वो थ्रू चेस्ट एक्सरे हम मालूम कर सकते हैं। समटाइम फिस्टुला आर नॉट पेटेंट विच मेक देयर प्रेजेंस मोर डिफिकल्ट टू डायग्नोसिस। कभी कभार हमारे पास ऐसा होते हैं कि जो फिस्टुला है, तो फिस्टुला मैंने आपको कह दिया कि हमारे पास इस तरह एसोफेगस और इस तरह जो हमारे पास ट्रीकिया होती है वो एक दूसरे के साथ कनेक्ट होती है। तो जो फिस्टुला है कभी कभार वो क्या होते हैं, वो हमारे पास पेटेंट नहीं होता। पेटेंट मतलब वो एज सच विजिबल नहीं होता, तो
और या वो मेजर नहीं होता, छोटा सा फिस्टुला होता है, तो फिर वो चीज़ आप रेडियोलॉजिकल वगैरह के थ्रू भी फाइंड करना आपके लिए मुश्किल होता है। उसके लिए फिर आपने क्या करने होंगे, उसके लिए आपने एडवांस टेक्निक यूज़ करने होंगे। इसके बाद नर्सिंग मैनेजमेंट ट्रैकियोएसोफेजियल फिस्टुला के साथ क्या होगा कि ऑपरेशन से पहले इन्फेंट में भी इंक्यूबेटर और वेंटिलेटर पे बच्चा होना चाहिए, ताकि उसके जो है ऑक्सीजन सेचुरेशन वगैरह नॉर्मल रहे। मेंटेन अपराइट पोजीशन टू प्रिवेंट एस्पिरेशन, उसकी पोजीशन अपने अपराइट, उसको सिटिंग पोजीशन में रखना है, ताकि खुराक वगैरह के दौरान कोई उसका क्या हो एस्पिरेशन वगैरह ना हो, लंग्स में खाने की चीज़ें ना चली जाए। सक्शनिंग नोज माउथ एंड फेरेक्स की हम रेगुलर सक्शनिंग भी करेंगे, ताकि उसमें कोई हमारे पास क्या हो, उसमें कोई सिक्रेशन वगैरह ब्लॉक ना हो, स्पाज्म ना बना हो। Catheter is placed into esophageal pouch and put on intermittent suction to keep the पाउच एम्प्टी, कि जो एम्प्टी वहाँ पे उसका पाउच बना हुआ है, तो उससे तो खाने की चीज़ वगैरह अंदर नहीं जाती, तो वहाँ पे आपने क्या कैथेटर वहाँ पे रखना होगा, ताकि वो पाउच आपका एम्प्टी रहे। अगर वहाँ पे कोई चीज़ें हैं तो उससे आपके पास ड्रोलिंग वगैरह भी हो सकती है, चोकिंग भी हो सकता है, वो एयरवे की तरफ भी जा सकती है, और वहाँ पे भी आपके पास इन्फेक्शन हो सकते हैं। इसके बाद प्रोफाइलैक्टिक एंटीबायोटिक हम यूज़ करेंगे, ताकि उस बच्चे को नमूनिया वगैरह एस्पिरेशन नमूनिया ना हो, क्योंकि इस तरह की बच्चों में ये नमूनिया बहुत इजीली होते हैं। उसकी जो खाने की चीज़ें वो फीडिंग वगैरह जो करते हैं वो चीज़ें लंग्स में जाती है, जो नमूनिया काज कर सकती है। इनटेक एंड आउटपुट हम उस बच्चे का करेंगे, उसको ओरली कोई भी चीज़ नहीं देंगे, बल्कि उसको पेरेंटल न्यूट्रिशन या इंट्रावेनस के थ्रू हम उसको न्यूट्रिशन देंगे। ये प्री ऑपरेटिव उस बच्चे का केयर है। तो ये हमारे पास ट्रैकियोएसोफेजियल फिस्टुला और एसोफेजियल एट्रीजिया था। इसमें कोई भी प्रॉब्लम हो थ्रू कमेंट आप हमसे पूछ सकते हैं। इसको आप 1-2 दफ़ा पढ़ ले, ये स्टार्ट में थोड़ा मुश्किल लगता है, लेकिन 1-2 दफ़ा जब इंशाल्लाह आप इसको पढ़ेंगे तो ये आपके लिए इंतहाई ईजी होगा। ओके, थैंक यू।